हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 12 सोशल सब्जेक्ट यानी समाजशास्त्र की बुक आपकी है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। इसका चैप्टर नंबर 4 देखेंगे, औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास। इससे पहले के चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें जो क्लास 12 एसपी न्यू ग्रुप नाम से है। यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स और जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो सारी यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। जो भी आपके क्वेश्चन है आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। वेबसाइट जरूर विजिट करें जो एकलव्य स्टडी पॉइंट .com नाम से है। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज थ्योरी नोट्स, एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन ये प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। साथ ही आप यहाँ से पीडीएफ नोट्स जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चैप्टर देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इसमें औद्योगिक समाज क्या होता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या है। एक ऐसा समाज जहां उत्पादन की मुख्य जो नींव होती है वो मशीनें और औद्योगिक तकनीक पर आधारित होती है, और अधिकांश लोग जो होते हैं कृषि की बजाय उद्योग, कारखानों व सेवाओं से जुड़े जो है वो कार्य करते हैं। यानी जब हम औद्योगिक समाज की बात करते हैं तो आप औद्योगिक समाज के साथ एक नगरीय व्यवस्था की भी बात करते हैं, जहां हम देखते हैं जो प्राथमिक क्षेत्र होता है वो ग्रामीण से जुड़ा होता है। यानी प्राथमिक क्षेत्र में कृषि के काम होते हैं, लोग ग्रामीण स्तर पर रह रहे होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे होते हैं। लेकिन जब हम औद्योगिक समाज की बात करते हैं तो ये क्या बनता है भाई, उत्पादन की इकाई बनता है। यानी यहाँ पर क्या होता है, उत्पादन होता है, विनिर्माण का काम होता है, सामान बनता है और सामान बेचा जाता है। तो जिससे आप देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, लोग कारखानों में काम कर रहे होंगे और उस सामान को बेचने के लिए सेवाएं भी दे रहे होंगे। ठीक है, तो औद्योगिक समाज क्या होता है, एक तरह से आप देखेंगे ये नगरीय समाज होता है, जहां पर बहुत सारे लोग जो होते हैं अपनी आजीविका के लिए दूसरे और तीसरे जो क्षेत्र होते हैं उन पर जो है निर्भर होते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, औद्योगिक समाज। औद्योगिक समाज के रूप में मुंबई, अगर आप मुंबई का एग्जाम्पल लें तो मुंबई एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एक औद्योगिक क्षेत्र का। मुंबई केवल फिल्मी सितारों और चमक धमक का शहर नहीं है, बल्कि लाखों कामगारों की मेहनत से जीवित उद्योगों का जो है केंद्र है। यानी आप देखेंगे भाई जो मुंबई है, आप देखेंगे भाई ये पूरा एक चमक धमक से भरा हुआ है, फिल्मी सितारे लोग रहते हैं यहाँ पर। तो सिर्फ ऐसा ही नहीं है, मुंबई में आप देखेंगे भाई एक पूरा उद्योग विकसित हो रखा है, जहां पर लाखों जो काम कर रहे हैं व्यक्ति और अपने रोजगार के अवसरों को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो लाखों लोगों की मेहनत से जो है यहाँ पर आप देखेंगे जो उद्योग है मुंबई का वो जीवित है। यहाँ आप देखेंगे नर्तक हो गया, तकनीशियन हो गए, जूनियर आर्टिस्ट हो गए, अपने श्रम से फिल्म उद्योग को चलाते हैं। तो अगर आप एक फिल्म उद्योग की बात करेंगे तो इस फिल्म उद्योग में बहुत सारे लोग जो आपको कार्य दिखाई देंगे, चाहे वो आप देखेंगे जो डांसर हो गए, ठीक है ना, या तकनीशियन तौर पर जो फिल्मों में काम करते हैं, या जो फिल्मी सितारों के साथ काम करने वाले जूनियर आर्टिस्ट होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने श्रम से ही पूरे एक फिल्म उद्योग को चला रहे हैं। लोग अपनी पहचान काम, रहन सहन और खान पान से बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, देखिए अगर आप देखेंगे कि लोग जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ का जो खान पान हो गया, ठीक है, रहन सहन हो गया, ठीक है, उससे ही क्या होती है, उस व्यक्ति की वहाँ पर पहचान विकसित होनी शुरू हो जाती है। लेकिन सभी एक जैसा अनुभव साझा करते हैं। ठीक है, बेशक से वो लोग अलग समाज से आते हों, ठीक है ना, इस जगह रह रहे हों, खान पान भी बेशक से अलग हो, लेकिन ये चीजें क्या होती हैं, एक जगह पे रहने के बाद मिक्स होनी शुरू हो जाती हैं। और लोग क्या करते हैं, अपना जो भी अनुभव है एक दूसरे से साझा करते हैं। फिल्में और क्रिकेट देखना, प्रदूषण झेलना और बच्चों के अच्छे भविष्य का सपना देखना। तो आप देखेंगे भाई जो लोग वहां पर हैं वो भी क्या करते हैं, अपनी दैनिक प्रक्रियाओं में फिल्में देखते हैं, वो भी क्रिकेट देखते हैं हर एक व्यक्ति। ठीक है, प्रदूषण झेलते हैं, प्रदूषण से संबंधित जो भी समस्याएं हैं आप देखेंगे औद्योगिक क्षेत्र में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें वो महसूस करते हैं। साथ ही इसके साथ वो अपने भविष्य को लेकर भी चिंतित रहते हैं कि किस तरह से भाई वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बना सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है एक समाज में आपको होते हुए दिखाई देती हैं। ठीक है, तो फिल्म जो उद्योग है, मुंबई जो है शहर है, वहां पर जो है आप देखेंगे समाज जो है उद्योगों के आसपास विकसित होता है, लोगों की सोच और मानसिकता जो होती है उससे काफी प्रभावित होती है। समाज शास्त्रियों के लिए यह शहर अध्ययन का क्षेत्र है, तो इसलिए आप देखेंगे समाज शास्त्रियों के लिए भी जो है ये शहर जो है एक अध्ययन का क्षेत्र बनता है। काम, तकनीक, जाति, लिंग और क्षेत्रीय पहचान सामाजिक ढांचों को कैसे प्रभावित करती है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है भाई कि लोग काम कर रहे हैं, अलग जाति के हैं, अलग धर्म के लोग हैं, ठीक है ना, और अलग अलग क्षेत्रीय स्तर पर आते हैं, लेकिन एक समाज में रह रहे हैं और सब अपनी सामाजिक पहचान बनाकर जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम एक मुंबई का एग्जाम्पल देख के
कह सकते हैं कि औद्योगिक समाज जो है वो किस तरह से विकसित होता है और कौन कौन सी चीजें हमें वहां पर देखने को मिलती हैं। औद्योगिक समाज की कल्पना अगर की जाए तो औद्योगिकरण की शुरुआती दौर में समाज शास्त्र के महत्वपूर्ण कार्य हुए। तो अगर हम समाज शास्त्र के महत्वपूर्ण कार्यों की बात करते हैं, जो समाज शास्त्र में हम विषय देखते हैं, वो सारे जो उभर कर आते हैं वो औद्योगिकरण की शुरुआत में काफी देखने को मिलते हैं हमें। मशीनों ने समाज और कामकाज में केंद्रीय स्थान ग्रहण किया है। तो मशीनों ने जो है एक समाज में और वहां का जो कामकाज है उसके लिए जो है मशीनें वो है बहुत महत्वपूर्ण चीज उभर कर आई हैं, ठीक है ना। कार्ल मार्क्स, वेबर और एन जो एमिल दुर्खाइम है जैसे समाजशास्त्रियों ने उद्योग की नई संकल्पनाओं पर विचार किया है। तो उन्होंने कहा कि भाई जो उद्योग है वो बहुत सारी नई संकल्पनाएं लेकर आया था, ठीक है। तो ये अर्थशास्त्री उन सब चीजों की बात करते हैं। पहला जो आता है औद्योगिकरण और सामाजिक परिवर्तन, यानी औद्योगिकरण के कारण बहुत सारे आपको सामाजिक परिवर्तन होते दिखाई देंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नगरीकरण हुआ था औद्योगिकरण के कारण। तो ग्रामीण समाज के आमने सामने संबंध टूटे। तो यानी जो पहले लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे, नगरीकरण के होने से लोगों ने क्या किया, जो गांव होते थे वो छोड़कर शहरों की तरफ पलायन शुरू किया। लोगों ने भूस्वामियों के खेतों के बजाय अज्ञात कारखानों और कार्यस्थलों में काम करना शुरू किया। यानी लोग पहले क्या होते थे भाई, भूस्वामियों के यहाँ काम करते थे, उनको अच्छी मजदूरी नहीं मिलती थी, उनका शोषण होता था। तो उनसे अच्छा विकल्प उनको ये नगर लगे जहां पर कारखाने विकसित हुए, जहां इनको अच्छी मजदूरी वगैरह मिलने लगी। तो ये लोग क्या करने लगे, यहाँ पलायन करने लगे। श्रम विभाजन देखने को मिलता है। श्रमिक केवल उत्पादन के छोटे हिस्से पर काम करता है। यानी जब श्रम विभाजन की प्रक्रिया उत्पादन क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है कि एक व्यक्ति को एक ही काम जो है वो कंटिन्यूअसली करना पड़ता है। अंतिम उत्पाद से दूरी होती है, काम एक रस और थकाऊ हो जाता है। यानी इसमें क्या होता है भाई कि जो श्रम विभाजन के अंदर जो भी उत्पादन प्रक्रिया होती है उसमें उसको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया जाता है और सबको अलग अलग काम दे दिया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कपड़ा उद्योग है, तो कपड़ा उद्योग में क्या होगा भाई, एक व्यक्ति का काम जो होगा वो कपड़े बनाना होगा, ठीक है। दूसरे व्यक्ति का काम क्या होगा भाई, उस कपड़े कपड़े लेके आना होगा पहले व्यक्ति का। दूसरे का होगा भाई वो कपड़े की क्या करेगा, कटिंग करेगा। और तीसरा क्या करेगा भाई, उस कपड़े को सिलेगा। फिर चौथा क्या करेगा भाई, उसको बाजार में जाकर बेचेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो श्रम विभाजन क्या करता है, जो कामों का बंटवारा कर देता है और एक व्यक्ति के हिस्से में केवल एक काम आता है, ठीक है। तो लेकिन ये काम जो होता है धीरे धीरे क्या हो जाता है, एक व्यक्ति के लिए एक रस हो जाता है और थकाऊ हो जाता है। एक ही काम करते करते व्यक्ति कई बार जो होता है वो बोर होना शुरू हो जाता है, उसे अच्छा भी नहीं लगता। अलगाव देखने को मिलता है। मार्क्स ने इस स्थिति को अलगाव कहा है। इसमें लोग अपने कार्य से प्रसन्न नहीं होते हैं। तो मार्क्स क्या कहते हैं भाई, ये एक अलगाव की स्थिति, यानी एक व्यक्ति को एक अलग क्षेत्र में रख दिया जाता है और उसके लिए वही काम जो होता है उसका जीवन बन जाता है। उसकी उनकी उत्तरजीविता मशीनों द्वारा मानव श्रम के लिए और छोड़े गए स्थान पर भी निर्भर करती है। और साथ ही ये कहते हैं कि भाई कि जब मशीनों का आना शुरू हुआ तो मशीनों ने क्या करा कि भाई ज्यादातर काम मशीनों ने कर लिया, लेकिन मशीन जो थोड़ा बहुत काम नहीं कर पाती थी, उनके जो छूटे काम थे वो मानव श्रम को दिए गए, ठीक है। तो इसलिए आप देखेंगे कि मनुष्य जो था वो अब किस पे डिपेंड हो गया है, वो डिपेंड हो गया है मशीनों पर, और मानव का जो श्रम है वो बहुत ज्यादा सीमित हो जाता है। समानता और असमानता आपको देखने को मिलती है इस समाज के अंदर। तो समानता अगर देखें तो औद्योगिक समाज में जाति का फर्क कुछ जगह कम हो जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी जगह जैसे रेल में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, या साइबर कैफे वगैरह, इन सब चीजों पर जब जाते हैं सार्वजनिक स्थान पर, तब वहां पर आपको धर्म जाति ये सब चीजें देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर आपको समानता देखने को मिलती है एक नगरीय व्यवस्था के अंदर। भेदभाव का बना रहना। कारखानों और दफ्तरों में जाति और लिंग पर आधारित असमानता देखी जाती है, लेकिन कहीं कहीं पर आप देखते हैं भाई, जैसे कारखाने और दफ्तर हो गए, जो पुरानी सोच वाले व्यक्ति हैं वो उस चीज को नहीं छोड़ते और जाति और लिंग पर आधारित असमानता यहाँ पर आप थोड़ी बहुत देख सकते हैं। आर्थिक असमानता देखने को मिलती है। सामाजिक असमानता कम हुई है, लेकिन आय और वेतन की असमानता बढ़ गई है। तो हम कह सकते हैं भाई समाज में सबको जो है एक तरह से दर्जा दिया जाने लगा है, सबको अधिकार दिए गए हैं समाज में रहने के लिए। भेदभाव थोड़े कम हुए हैं, लेकिन आर्थिक असमानता आज भी आपको देखने को मिलती है। जहां आप देखेंगे उच्च वेतन वाले पेशे जैसे डॉक्टर, वकील, पत्रकार, आज भी ऊंची जातियों का दबदबा है। तो इन क्षेत्रों में देखेंगे आज भी है, ऊंची जातियों का दबदबा होता है, क्योंकि भाई वो जो आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, उनके पास पैसे होते हैं, तो वो ये सारे काम जो है आसानी से पा लेते हैं। लेकिन जो निम्न जाति का व्यक्ति होता है वो उतना पढ़ा लिखा नहीं होता है, तो उसके लिए ये चीजें अचीव करना थोड़ा जो होता है मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और महिलाएं समान काम करने पर भी कम वेतन पाती हैं। तो एक असमानता ये भी देखने को मिलती है भाई, सेम काम होता है,
पुरुषों को ज्यादा पैसा दिया जाता है, वेतन दिया जाता है, वहीं महिलाओं को कम दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी हमें एक भेदभाव देखने को मिलता है। भारत में औद्योगिकरण की बात करते हैं, तो भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत कैसे हुई? तो भारत में औद्योगिकरण का अनुभव पश्चिमी देशों के प्रतिमान से शुरू मायनों में समान और कई मायनों में भिन्न है। यह पूंजीवाद के किसी आदर्श मॉडल का अनुसरण नहीं करता। तो भारत ने जो औद्योगिकरण की शुरुआत करी वो पश्चिमी देशों की तुलना में अलग थी। ठीक है, भारत ने जो है कुछ हद तक पश्चिम देशों की नकल करी, लेकिन ये नहीं कह सकते भाई पूरी तरह से पश्चिम जो देश थे उनके आधार पर ही अपना औद्योगिकरण किया। ठीक है ना, भारत ने अपना नया मॉडल अपनाया था। ठीक है ना, जहां आप देखेंगे पश्चिम के ज्यादातर देश जो थे वो पूंजीवादी व्यवस्था लेकर आए थे, वहीं भारत जो क्या करता है पूंजीवादी व्यवस्था लेकर नहीं आता बल्कि एक सामाजिक मिश्रित अर्थव्यवस्था लेकर आता है, जिसमें आप देखेंगे समाजवादी और पूंजीवादी दोनों व्यवस्थाओं को क्या किया गया था, मिक्स किया गया था। ठीक है, तो भारत ने औद्योगिकरण का एक नया तरीका अपनाया था जिसे हम क्या कह सकते हैं, मिश्रित औद्योगिकरण कह सकते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कह सकते हैं आप। रोजगार और कार्य क्षेत्र की विशेषताएं, तो भाई जो रोजगार और कार्य क्षेत्र है उनकी क्या विशेषताएं होती हैं? सबसे पहले रोजगार क्षेत्र का विभाजन आप देखेंगे 2018-19 में भारत में रोजगार वितरण विकसित देशों से काफी अलग है। यानी अगर आप भारत में देखेंगे रोजगार की स्थिति वैसी नहीं है जैसे अन्य देशों में है या विकसित देशों में है। प्राथमिक क्षेत्र की अगर बात करें तो कृषि एवं खदान में लगभग आप देखेंगे 43% लोग कार्यरत हैं। यानी आज भी प्राथमिक क्षेत्र में जो है आप देखेंगे भारत में सबसे ज्यादा लोग लगे हुए हैं। देखिए हम द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं, यानी उत्पादन हो गया, निर्माण हो गया या उपयोगिता हो गई, तो यहाँ पर आपको 25% लोग दिखाई देंगे। यानी द्वितीय जो क्षेत्र है आपका वहां पर 25% लोग काम कर रहे हैं। जब हम तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं, जैसे इसमें सेवाएं हो गए, व्यापार हो गया, यातायात हो गया, तो यहाँ पर आपको 23% लोग कार्यरत दिखाई देंगे। ठीक है, तो भारत के अंदर ये जो है रोजगार क्षेत्र का विभाजन है। तो तीन तरह से जो रोजगार क्षेत्र है आज भी आप देखेंगे सबसे ज्यादा रोजगार जो है वो जो लोग काम कर रहे हैं 43% वो आज भी प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अगर तुलना की जाए तो विकसित देशों में कृषि में 10% से कम लोग कार्यरत हैं। वहीं अगर विकसित देशों की बात करते हैं तो उनका आप देखेंगे जो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र है वो ज्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे केवल 10% लोग जो है विकसित देशों में कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो इसलिए जो ये क्षेत्र दो क्षेत्रों में जो लोग ज्यादा संलग्न होते हैं, यानी जो देश हैं उनमें द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, तो वो क्षेत्र जो होता है वो जो देश होता है वो धीरे धीरे विकसित हो जाता है। ठीक है, तो अगर 10% लोग सिर्फ कृषि में जुड़े हैं और ज्यादातर लोग जो हैं वो द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, तो वो देश क्या है, विकसित है। वहीं हम भारत की बात करते हैं तो भारत में आप देखेंगे कि भाई 43% लोग जो है प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो इसलिए भारत जो है वो विकासशील देश है। अभी कृषि की गंभीर स्थिति है भारत के अंदर, यानी सबसे ज्यादा लोग आपने देखा भाई काम कहाँ कर रहे हैं, कृषि क्षेत्र में, लेकिन कृषि की जो स्थिति है वो भी काफी गंभीर है भारत में। आर्थिक हराश है काफी, यानी कृषि क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि में तेजी से कमी आई है, जबकि इस क्षेत्र में 40% से भी अधिक लोग कार्य हैं। तो हमने देखा था भाई 40% से ज्यादा लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं किसके अंदर, कृषि क्षेत्र के अंदर, लेकिन आर्थिक वृद्धि में कोई तेजी नहीं है। ठीक है, तो लोग क्या कर रहे हैं भाई, आर्थिक वृद्धि नहीं हो रही, लोग बस काम करते जा रहे हैं। गंभीरता क्या है इसकी, जिस क्षेत्र में सबसे अधिक लोग कार्यरत हैं वह उन्हें पर्याप्त आमदनी देने में सक्षम नहीं है। यानी ज्यादातर लोग जो हैं वो कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों की जो पर्याप्त आमदनी यहां से नहीं हो पा रही है। तो ये सबसे बड़ा कारण भी भारत के अंदर गरीबी का है। नेक्स्ट हमारा है वो है रोजगार की प्रकृति, नियमित बनाम स्वरोजगार। ठीक है, तो रोजगार की अगर हम प्रवृत्ति देखते हैं भारत में, तो भारत में कार्यरत लोगों का एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक है, जो विकसित देशों के विपरीत है। यानी भारत में आप देखेंगे अनौपचारिक जो क्षेत्र है वहां पे आपको एक बड़ा हिस्सा काम करता हुआ दिखाई देगा। इसमें आता है आपका स्वरोजगारी, यानी आप देखेंगे 52% से अधिक लोग जो हैं वो स्वयं अपना यानी सेल्फ एम्प्लॉयड है, स्वयं अपना काम कर रहे हैं। सेकंड, नियमित वेतन भोगी रोजगार जो आप देखेंगे केवल 24% है, यानी जिनको नियमित काम मिल रहा है उनकी आप देखेंगे संख्या तो 24% लोग हैं। अनियमित मजदूरों की आप संख्या देखेंगे तो 24% लोग जो हैं वो भी जो है अनियमित मजदूरी के रूप में काम करते हैं भारत के अंदर। ठीक है, तो ये भारत की जो है रोजगार की प्रवृत्ति है। संगठित और असंगठित क्षेत्र की बात करते हैं, तो संगठित क्षेत्र जो है या औपचारिक क्षेत्र जिसे कहा जाता है, इसमें 10 या अधिक लोग पूरे वर्ष कार्यरत हों, यानी एक कंपनी हो या कोई भी एक संस्था हो जिसके अंदर 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, और उसके अंदर क्या होना चाहिए भाई, सरकारी पंजीकरण होना अनिवार्य होता है, जो कर्मचारियों को उपयुक्त वेतन दे, ठीक है, पेंशन दे और अन्य जो भी वहां पर सुविधाएं कार्यालय में चाहिए वो सारी सुविधाएं दे। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, संगठित या औपचारिक क्षेत्र कहा जाता है।
वहीं जो दूसरा हमारा आता है वो आता है असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र। तो ये जितनी भी सुविधाएं दी जाती हैं संगठित क्षेत्र में, ये अनौपचारिक क्षेत्र में आपको नहीं मिलती हैं, ठीक है। और बात करें भारत में तो 90% से अधिक कार्य जो है आप इसी क्षेत्रों में देखेंगे, वो कृषि उद्योग या नौकरी हो गया, इसी क्षेत्र में आते हैं। यानी 90% लोग ऐसे काम कर रहे हैं जिनको जो सरकार द्वारा बनाए गए नियम है, ठीक है ना, एक मजदूर या श्रमिक के जो नियम है वो उनके ऊपर लागू भी नहीं होते हैं। तो एक बड़ी समस्या भारत के अंदर ये भी आपको देखने को मिलती है। संगठित क्षेत्र के छोटे होने के सामाजिक आशय, आप देखेंगे भाई संगठित जो क्षेत्र हैं वो इतने छोटे क्यों हैं, किन वजहों से संगठित क्षेत्र हैं वो काफी संकुचित हैं। तो व्यक्तिगत संबंध और मनमानी के कारण, यानी अधिकतर भारतीय लोग छोटे पैमाने के कार्यस्थलों में काम करते हैं। तो आप देखेंगे भाई ज्यादातर लोग जो हैं वो छोटे पैमाने के कार्य में आज भी लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा रोजगार जो है इन्हीं छोटे पैमाने के कार्यस्थलों पर है। कार्य के कई पक्ष जैसे वेतन वृद्धि, रोजगार मांगना, व्यक्तिगत संबंध या नियोजक की पसंद पर निर्भर करता है। तो भाई जो भी काम करवा रहा है वो देखेगा कि भाई उसे उतना पैसा देना है कि नहीं देना है, किससे काम करवाना है, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। बड़े संस्थानों में निश्चित नियम, पारदर्शी नियुक्ति और शिकायत क्षतिपूर्ति की निश्चित कार्य विधियां होती हैं। अगर बड़े संस्थान है तो हमने देखा था भाई जो बड़े संस्थानों में काम करने वाले लोग होते हैं जो किसके अंदर आते हैं भाई, संगठित क्षेत्रों के अंदर आते हैं, जिसमें गवर्नमेंट के नियम कायदे कानून लागू होते हैं। तो वहां पर जो सारी चीजें हैं वो अच्छे से होती हैं, पारदर्शिता होती है। अगर वो कुछ नियमों के खिलाफ जा रहे हैं तो उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई करी जा सकती है। वहीं जब हम छोटे उद्योगों की बात करते हैं, छोटे पैमाने की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें वहां लागू नहीं होती। तो इसलिए जो व्यक्ति का अपना हित होता है उसके हिसाब से व्यक्ति जो है वो काम करवाता है। असुरक्षित रोजगार है ये, बहुत कम भारतीय सुरक्षित और लाभदायक नौकरियों में है। तो आप देखेंगे भाई कि ज्यादातर भारतीय जो काम कर रहे हैं उनको कोई सुरक्षित रोजगार या कोई लाभदायक नौकरियां नहीं मिलती। इनमें से 2/3 सरकारी नौकरी करते हैं, इसलिए सरकारी नौकरियों के लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है। तो बहुत कम जनसंख्या जो भारत के अंदर है वो सरकारी नौकरी में काम करती है, क्योंकि वहां पर उनको एक अच्छी फैसिलिटी मिलती है, अच्छा फीचर जो होता है उनका सिक्योर हो जाता है। और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो लोग ज्यादातर जो है सरकारी नौकरी की तरफ जाते तो हैं, लेकिन रोजगार के अवसर बहुत कम है और उनको वहां पर नौकरियां नहीं मिल पाती। इसलिए प्रतिस्पर्धा जो है आप देखेंगे बहुत ज्यादा है सरकारी जो नौकरियां हैं उनके अंदर। सरकारी नौकरियां जाति, धर्म और क्षेत्र की दीवारों को पार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो आप देखेंगे भाई कि जो व्यक्ति है सरकारी नौकरी में है तो उसकी एक सामाजिक प्रतिष्ठा बन जाती है। तो जो जाति धर्म से भेदभाव होता है एक व्यक्ति का, वो जो होता है उसके ऊपर से हट जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये भी जो है महत्वपूर्ण है। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे भिलाई स्टील प्लांट वगैरह हो गए, वहां पर आप इस चीज को महसूस करेंगे देखेंगे तो। ट्रेड यूनियन का अभाव है, बहुत कम लोग मजदूर संघों के सदस्य हैं, जो सुरक्षित क्षेत्र की विशेषता है। तो मजदूर संघ होते नहीं है, तो वहां पर जो लोगों के अधिकार होते हैं उनकी बातें नहीं रखी जा पाती कई जगहों पर। असंगठित क्षेत्र के कर्मी सामूहिक रूप से बेहतर वेतन या सुरक्षित कार्यस्थल के लिए लड़ने का अनुभव नहीं रखते। तो ये भी एक भाई कि उनको चीजों की जानकारी नहीं होती। असंगठित क्षेत्र में उनको लगता है भाई अगर गलत करेंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी, तो वो किसी चीज के लिए जो है आवाज भी नहीं उठाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, अपने अधिकारों के लिए लड़ भी नहीं पाते। सरकार के नियम होने के बावजूद कार्यान्वयन में अक्सर नियोजक ठेकेदार की मनमर्जी प्रभावी होती है, क्योंकि वो भाई अपने हिसाब से काम करवाते हैं, ठीक है। असंगठित क्षेत्र है, बेशक से नियम कायदे कानून है, तो वो अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करते हैं और उसी के हिसाब से काम करवाते हैं, ठीक है। अगर उनको लगता है भाई कोई विरोध कर रहा है तो उसको हटा भी देते हैं वहां से। भूमंडलीकरण, उदारीकरण एवं भारतीय उद्योग में परिवर्तन, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ नई आर्थिक नीति आई थी उसके कारण हमारे भारतीय उद्योग में क्या परिवर्तन आए, इस चीज को समझते हैं। तो देखिए उदारीकरण की नीति जो थी भारत ने 1990 के दशक में शुरू करी थी। तो 1990 में जो है हमारे यहाँ उदारीकरण की नीति आई थी, जब एक नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी, जिसके अंदर आप देखेंगे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत हुई थी। तो उसी समय हमारे उद्योगों में जो था, भारतीय उद्योगों में जो है उदारीकरण की नीति अपनाई गई थी। तो प्रमुख नीतियां क्या थी, निजीकरण को बढ़ावा देना था, उद्योगों को खोलने के लिए लाइसेंस की समाप्ति, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देना था। यानी पहले जब भारत की जो आर्थिक नीति थी उसके अंदर भारत ने क्या कर रखा था भाई, कोई भी उद्योग खोला जाता था तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, इसकी समाप्ति करी गई। विदेश जो लोग हैं वो हमारे देश के अंदर निवेश नहीं कर सकते थे उद्योग क्षेत्र में, उस चीज को हटाया गया। तो इससे विदेशी निवेश को भी भारत के अंदर जो है वो प्रोत्साहन मिला। सरकारी आरक्षित क्षेत्रों का खुलना, तो दूर संचार, नागरिक उड्डयन,
ऊर्जा जैसे क्षेत्र अब निजी विदेशी फर्मों के लिए उपलब्ध थे। यानी पहले जिन चीजों पर गवर्नमेंट ने रोक लगा रखी थी, जितनी भी बड़ी कंपनियां थी या जितने भी बड़े उद्योग थे, वो सारे गवर्नमेंट के कंट्रोल में हुआ करते थे। बाद में धीरे धीरे उनको भी क्या किया गया, प्राइवेट किया जाने लगा, उनको भी छूट देने जाने लगी। तो इससे क्या हुआ कि इन चीजों की जो उपलब्धता थी और जो है तेजी से विकसित होनी शुरू हुई। बाजार पर प्रभाव पड़ा, भारतीय बाजारों में विदेशी वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हो गई। यानी भारत में पहले टैरिफ पॉलिसी लगा रखी थी भाई कि बाहर से कोई भी सामान नहीं आएगा, जितनी जरूरत है उतना ही आएगा। इस चीज को जब हटाया गया तो विदेशों से भारी मात्रा में भारत के अंदर सामान आने लगा। जो पहले चीजें भारत में नहीं हुआ करती थी वो भी भारत में आने लगी। कंपनियों को पर क्या प्रभाव पड़ा, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अधिग्रहण आप देखेंगे तो बहुत सी छोटी छोटी बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुदेशी कंपनियों ने खरीद लिया। यानी जो बाहर की कंपनियां थी उन्होंने निवेश किया और भारत की जो छोटी कंपनियां थी जो उतना प्रॉफिट नहीं दे रही थी उनके साथ टाई अप किया और उनको खरीद लिया, ताकि जो हो सके वो और ज्यादा उन जो भी कंपनी है उनका विस्तार कर सके। ठीक है, जैसे देख सकते हैं कोको कोला द्वारा पार्ले पे का अधिग्रहण कर लेना। ठीक है, तो बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जो हमारे यहाँ छोटी कंपनियां जो घाटे में जा रही थी, उनको उन्होंने अधिग्रहण कर लिया, हिस्सेदारी ले ली, जिससे क्या हो सका वो और ज्यादा डेवलप कर सके। भारतीय एमएनसी का भी उदय हुआ। तो इस समय आप देखते हैं भारत की जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी उनका भी उदय होता दिखाई देता है। कुछ भारतीय कंपनियां भी बहुदेशीय कंपनियां बन गई। ठीक है, जैसे टाटा हो गया, ठीक है ना, बिरला की कंपनियां हो गई। आप देख सकते हैं इस टाइम अडानी ग्रुप हो गया, ठीक है ना, रिलायंस हो गया। तो ऐसी बहुत सारी जो थी मल्टीनेशनल कंपनियां जो है उभर कर भारत में भी आने लगी। खुदरा व्यापार पर उदारीकरण का प्रभाव पर विचारणीय बहस है। तो आप देखेंगे भाई जो उदारीकरण का हमारे खुदरा व्यापार पर पड़ा है असर, तो इसके ऊपर बहुत बहस है। बहुत लोग कहते हैं भाई इससे जो हुआ हमारे जो खुदरा व्यापार था उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल आ गए हैं, ठीक है, बड़े बड़े स्टोर आ गए हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह आ गए हैं, तो उन्होंने क्या किया, जो हमारे खुदरा व्यापार था उसको धीरे धीरे समाप्त करने का काम किया। छोटी छोटी जो दुकानें होती थी, किराना दुकानें, अब जो सामान मिला करता था, अब वो एक, अगर आप देखेंगे डिपार्टमेंटल स्टोर में सारी चीजें एक साथ उपलब्ध हो जाती हैं। तो लोग क्या करते हैं भाई, वहां पे थोड़ा डिस्काउंट वगैरह भी ज्यादा मिलता है, तो लोग इन छोटी दुकानों से ज्यादा उन दुकानों पर सामान लेना प्रेफर करते हैं। तो इससे जो छोटे दुकानदार होते हैं उनको क्या है, भारी नुकसान हुआ है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक बहस का मुद्दा है। विनिवेश और रोजगार असुरक्षा। तो विनिवेश हुआ, सरकार द्वारा सार्वजनिक कंपनियों के शेयरों को निजी क्षेत्र को बेचना। तो विनिवेश क्या होता है भाई, कि सरकार ने देखा भाई उनकी जो कंपनियां थी वो घाटे में चल रही हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपनी कंपनियों की हिस्सेदारी प्राइवेट करनी शुरू कर दी। भाई इतना परसेंट जो है हम बेच रहे हैं, अगर कोई प्राइवेट कंपनी चाहे तो उसको खरीद कर चला सकती है। ठीक है, तो इस तरह की जो है नीति, यानी विनिवेश की जो नीति है वो सार्वजनिक कंपनियों को देना किसने शुरू किया, सरकारों ने। ठीक है, ताकि वो क्षेत्र जो है विकसित हो सके। कर्मचारी भय, सरकारी कर्मचारियों के नौकरी खोने का डर था। यानी जब कोई भी एक कंपनी होती है वो प्राइवेट की जाएगी तो उसमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी नौकरी जाने का भी खतरा इस टाइम आप देखते हैं उभर कर आया। सेवा मुक्ति, निजीकरण की जाने वाली पहली कंपनी मॉडर्न फूड्स ने पहले 5 वर्षों में 60% कर्मचारियों को जबरन सेवा मुक्त कर दिया। ठीक है, तो एक एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं कि भाई एक कंपनी थी मॉडर्न मॉडर्न फूड्स, ठीक है, उसका जब निजीकरण किया गया तो भाई उसके कर्मचारियों का भी तो निजीकरण होगा, तो जो काम कर रहे थे वो क्या हो जाते हैं, वहां से बेरोजगार हो जाते हैं। प्रयासोत्तन और अनुबंध पर कार्य, ठीक है, तो ये एक नई चीज भारत के अंदर और उभर कर आई। स्थायी कर्मचारियों की कटौती की गई, अधिकांश कंपनियों ने स्थायी कर्मचारियों की संख्या कम की और कार्य भ्रासोतनों से करवाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ब्रह स्रोत क्या होते हैं, ब्रह स्रोतों का मतलब होता है कि भाई कि एक बड़ी कंपनी जो विदेश की कंपनी है, ठीक है, वो अपने देश में काम ना करवा के किसी दूसरे देश से वो काम करवाए। क्यों? क्योंकि भाई उस देश में वो काम करवाना पसंद करेंगे जहां पे उनकी कॉस्ट कम आएगी। ठीक है, अगर वही काम वो, मान लीजिए एक कंपनी है वो अमेरिका में काम करवाती है, तो वहां पर अगर उसकी काम कराने की कीमत जो आ रही है वो कितनी आ रही है, मान लीजिए 1 लाख रुपए आ रही है। ठीक है, वही काम अगर वो इंडिया में कराती है, क्यों? क्योंकि इंडिया में भाई जनसंख्या भी ज्यादा है, लेबर भी ज्यादा है, लेबर पावर भी ज्यादा है और कम वेतन में लोग काम भी कर देते हैं। तो वो क्या करेगी, एक कंपनी जो होगी वो आई कंपनी से कांटेक्ट करेगी, यानी इंडिया से कांटेक्ट करेगी, कहेगी हमारा ये काम है आप करवाइए। ठीक है, जैसे कॉल सेंटर वगैरह होते हैं, कोई प्रोडक्ट बेचना हो गया, कुछ भी करना हो गया, तो वो अमेरिका की कंपनी इंडिया कंपनी को कांटेक्ट करेगी, कहेगी भाई आप हमारे लिए ये काम करिए और हम आपको कितना देंगे, 50,000 रुपए देंगे। ठीक है, तो इंडिया में भाई बेरोजगारी है, कमी, सस्ता लेबर है, तो वो लोग क्या करेंगे, ठीक है भाई हम 50,000 में कर देंगे। तो इससे क्या होगा, उनका 50,000 बढ़ जाएगा और यहाँ के लोगों को 50,000 क्या है, पैसा आ जाएगा, इन्वेस्ट हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। तो इसलिए बहुत सारी जो कंपनियां हैं बाहरी, उन्होंने बरहसोतन के जरिए भारत में काम करना शुरू किया। ठीक है, तो यहाँ के लोगों को भी क्या मिला, उससे रोजगार मिला। एमएनसी द्वारा बरहसोतन, तो एमएनसीओ को विकासशील देशों जैसे भारत से सस्ते मजदूर उपलब्ध हो जाते हैं।
छोटी कंपनियों पर दबाव, कार्य प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा के कारण छोटी कंपनियां कामगारों को कम वेतन देती है और खराब कार्य व्यवस्था रखती है। तो मान लीजिए अब क्या होगा भाई, देखिए अगर मान ली इंडिया की कोई बी कंपनी आ जाए और वो कहे भाई कि मैं तो 40,000 में काम करवा दूंगा, ठीक है, अब क्या होगा, प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है, तो वो 40,000 में काम करवाएगा तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा भाई, उसकी लेबर पर पड़ेगा। ठीक है, जो 50,000 वाला है वो अपनी लेबर को ज्यादा पैसा देगा, जो 40,000 ले रहा है वो अपनी लेबर को कम पैसा देगा। तो इससे ये भी समस्या आपको देखने को मिलेगी कि भाई यहाँ पर जो आप देखेंगे, एक तो कम वेतन मिलेगा और वहां जहां वो काम कर रहे हैं वो वहां पर जो कार्य स्थितियां होंगी वो भी खराब होंगी, 12-12 घंटे तक काम करवाया जाएगा और जो बेसिक सुविधाएं हैं वहां पर वो भी नहीं दी जाएगी। तो ये सारी चीजें भी आप देखेंगे जो चीजें विकसित हुई उदारीकरण के कारण, ठीक है, जो नए उद्योग लगे, नई व्यवस्था उभर कर आई है, नई नीति जो बनाई गई। बढ़ती प्रवृत्ति, सरकार सहित अधिकांश कंपनियां अब ब्राह्यशोषण और अनुबंध पर काम करवाने लगी हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे सरकार के साथ साथ और भी बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो भी क्या कर रही हैं, इस तरह के काम कर रही हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है काफी बड़ी है भारत के अंदर। लोग काम किस तरह पाते हैं, तो देखिए भारत में लोग विभिन्न तरीकों से काम पाते हैं, जिनमें स्वरोजगार हो गया, यानी खुद ही अपना कोई ना कोई रोजगार वो ढूंढ लेते हैं। ठीक है, चाहे वो एक व्यक्ति हो गया वो प्लम्बर का काम कर ले, ठीक है ना, सिलाई का काम कर ले, या और कोई जो भी काम वो कर सकता है। ठीक है, जो जो उसकी स्किल है तो उसके आधार पर वो क्या करता है, स्वरोजगार क्रिएट करता है। स्वरोजगार से लेकर फैक्ट्री कार्य तक शामिल है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के नेटवर्क रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अब भारत के अंदर देखेंगे भाई स्वरोजगार भी है, असंगठित क्षेत्र में भी लोग काम करते हैं, संगठित क्षेत्र में भी लोग काम करते हैं। ठीक है, तो भारत में बहुत सारे जो विकल्प हैं काम करने के। अगर हम स्वरोजगार की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है भाई, तकनीकी, सेवा और पेशेवर आते हैं। तो स्वरोजगार के लिए भाई अगर आप कर रहे हैं, आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। जैसे आप क्या भाई, एक अच्छे प्लम्बर हैं, नलसाज हैं, बिजली मिस्त्री का आपको अच्छा काम आता है, आप अच्छे बढ़ई हैं, तो आपके लिए क्या है भाई, ये जो है एक स्वरोजगार का क्षेत्र है। तो ये कैसे, यहाँ पर काम कैसे मिलता है, तो निजी संपर्क और कार्य की गुणवत्ता उनका विज्ञापन होती है, यानी एक अगर अच्छा संपर्क है व्यक्ति का तो लोग उस पर काम देते रहते हैं कि भाई वो व्यक्ति अच्छा काम करता है, तो लोग संपर्क से जो है काम पा लेते हैं। वहीं कार्य की गुणवत्ता, अगर एक व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसको लोग दूर दूर से ढूंढते हैं भाई कि उस व्यक्ति से काम करवाएंगे, उसका काम करने का तरीका अच्छा है। तो ये जो होता है उनके काम पाने का एक तरीका होता है। अन्य पेशेवर आते हैं इसके अंदर, आप देखेंगे जैसे ट्यूशन टीचर हो गया, वास्तुकार हो गया, या स्वतंत्र फोटोग्राफर हो गए, तो ये भी पेशेवर जो है वो स्वरोजगार से जुड़े होते हैं। तो निजी संपर्क, तो इनका भी, उनको भी जो काम मिलता है, मिलने का तरीका क्या भाई, निजी संपर्क, यानी लोग क्या करते हैं भाई, संपर्क में आते हैं और इनको काम देते हैं, या अगर इनकी अच्छी प्रतिष्ठा है, ठीक है, तो इनको काम मिलता है। ठीक है, और जिस तरह से अच्छा काम करते हैं तो ये उस हिसाब से इनको काम मिलता रहता है। ठीक है, तो ये इनके काम पाने का तरीका है। संगठनात्मक फैक्ट्री रोजगार की बात करते हैं तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ठेकेदार मिस्त्री व्यवस्था होती है। ये पुराना तरीका है, बहुत पहले से चला आ रहा है। ठेकेदार या मिस्त्री, ठीक है, जैसे कानपुर मिलों में हो गया, मजदूरों को काम दिलाना, या मिस्त्री समान क्षेत्र समुदाय से आते थे और मालिक की कृपा से कामगारों के मुखिया बन जाते थे। ठीक है, यानी एक व्यक्ति है भाई, एक मान लीजिए एक मिल है कानपुर में, तो कानपुर में मिल है तो वहां पे एक व्यक्ति काम करने आता है, तो अब उस मिल में और मजदूरों की जरूरत है, तो वो क्या करेगा भाई, वो अपने गांव से बहुत सारे लोगों को बुला लेगा, ठीक है ना, काम करने के लिए, और वो क्या बन जाएगा, एक तरह से कहते हो ठेकेदार बन जाएगा। तो मालिक का क्या होगा, वो ठेकेदार होगा, बंदों को लाके काम करवा रहा है। तो इस तरह से वो क्या करते हैं भाई, ये लोग काम करवाते हैं। ठीक है, और जो व्यक्ति लाके काम करवा रहा है वो अपने आप को क्या कहलाएगा भाई, मुखिया कहलाएगा। भाई मैं मुखिया हूँ, मैं 4 बंदों को लेकर आया हूँ या 10 बंदे को लेकर आया हूँ, मैं काम करवा रहा हूँ, तो वो व्यक्ति खुद क्या बन जाता है, मुखिया बन जाता है। वर्तमान व्यवस्था की बात करें तो ठेकेदार का महत्व कम हो गया है। कार्यकारिणी और यूनियन अपने लोगों को काम दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो पहले जो ठेकेदार व्यवस्था चलती थी, आजकल आप देखेंगे यूनियन एक चीज शुरू हुई है, यानी एक यूनियन होती है, उस यूनियन के अंदर तहत जो लोग भी शामिल होते हैं तो वो यूनियन लोगों को काम करवाती है। ठीक है, वंशानुगत रोजगार की मांग, तो कुछ कामगार चाहते हैं कि उनका काम उनके बच्चों को दिया जाए, तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो अपना काम जो होता है अपने बच्चों को, जैसे जैसे बढ़ई हो गया, ठीक है, लोहार हो गए, कुम्हार हो गए, ठीक है, या सुनार हो गए, तो ये लोग क्या करते हैं भाई, अपने पैसे को अपने बच्चों को भी दे देते हैं कि भाई आप ये काम करो। तो वंशानुगत भी रोजगार जो है वो जुड़ा हुआ है। बदली अनुबंधित कामगार होते हैं, छुट्टी पर गए मजदूरों के स्थान पर काम करते हैं। तो जो हमारे बदली या अनुबंधित कामगार होते हैं वो नॉर्मली इनको काम तब मिलता है जो मेन
जो कामगार होता है वो कहाँ चला जाए, छुट्टी पे चला जाए, तो उसके बदले जो है तो वे लंबे समय तक काम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें स्थायी पद और सुरक्षा नहीं मिलती। इसे संगठित क्षेत्र में अनुबंधित कार्य कहा जाता है। ठीक है, यानी एक व्यक्ति की जगह खाली हुई, दूसरा व्यक्ति उसको भर रहा है, तो लेकिन ऐसा नहीं कि उसको भाई परमानेंट काम मिलेगा। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, अनुबंधित कामगार। ठीक है, तो इसे कह दिया जाता है कि भाई कि एक व्यक्ति जो है वो 3 महीने के लिए गाँव गया, उसके बदले तुम 3 महीने काम कर लो, तो इसे क्या कहा जाता है, अनुबंधित। ठीक है ना, एक टाइम पीरियड दे दिया जाता है, उसके अंतर्गत उससे काम करवाया जाता है। दिहाड़ी मजदूरों में ठेकेदारी व्यवस्था, यह व्यवस्था अधिकतर भवन निर्माण या ईंट बनाने के स्थानों पर आपको दिखाई देती है। भर्ती प्रक्रिया क्या होती है भाई, ठेकेदार गांव जाता है और काम चाहने वालों से संपर्क करता है और उनको ले आता है, भाई चलो मैं तुम्हें काम दिलाऊंगा शहर में और आपको काम करना है। अग्रिम राशि कर्ज, ठेकेदार कामगारों को कुछ पैसे उधार देता है, जिसमें यात्रा का खर्च भी शामिल होता है। यह उधार पैसा अग्रिम दिहाड़ी माना जाता है कि भाई वो क्या करेगा, खुद पैसे देगा और उनको उस स्थान तक लेकर आएगा जहां पर काम करना है। ठीक है, तो वो कहेगा भाई जब तुम्हारी पहली दिहाड़ी मिलेगी तो मुझे तुम वो पैसा दे देना। ठीक है। कार्य की स्थिति, मजदूर तब तक बिना पैसे काम करते हैं जब तक कि उधार चुकता नहीं हो जाता, तो उनको भाई तब तक काम करना पड़ता है। अगर ज्यादा पैसा उधार लिया हुआ है तो जब तक वो उधार चुकता नहीं हो जाएगा तब तक उस व्यक्ति को वहां पर काम करना पड़ता है। पुरानी बनाम नई कर्जदारी, तो पहले क्या होता था, कृषि मजदूर कर्ज के बदले जमींदार के पास बंधुआ मजदूरी करते थे। आपने देखा होगा भाई कि उनको पैसे की जरूरत होती थी, कर्ज ले लेते थे, तो उसके बाद जो भी ठेकेदार होता, जो भी जमींदार होता था वो उनसे क्या कराता था भाई, काम कराता जब तक उसके पैसे ना चुक जाएं। अब क्या है, अब औद्योगिक समाज में अगर आप देखेंगे, अनियमित कामगार अभी भी कर्ज होते हैं, लेकिन वे ठेकेदार के सामाजिक दायित्वों से बंधे हुए नहीं होते। इस अर्थ में वे अधिक मुक्त हैं और अनुबंध को तोड़कर किसी और यहाँ काम ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो मजदूरी अगर हम देखेंगे, जमींदारी प्रथा में था भाई उसको कहीं काम करने जाने नहीं दिया जाता था, लेकिन यही यहाँ हम देखते हैं कि भाई वो किसी से जुड़ा हुआ है, अगर उसने उधार लिया हुआ है और अगर वो चाहे तो उससे अनुबंध छोड़कर कहीं और काम करके और उसकी जो भी कर्ज है वो उसको चुका सकता है। तो आज का जो मजदूर है वो जो है किसी ठेकेदार से बंधा हुआ नहीं है। ठीक है। पारिवारिक प्रवासन, कभी कभी पूरा परिवार प्रवास करता है और बच्चे माता पिता भी सहायता करते हैं। तो आपने देखा होगा भाई बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिससे एक व्यक्ति को अपना गांव छोड़कर अपने परिवार के साथ पलायन करना पड़ता है और फिर वहां पर वो लोग काम करके अपना जीवन यापन चलाते हैं। सरकारी पहल और रोजगार के अवसर, तो सरकार ने क्या क्या किया है, तो भारत सरकार ने रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। जैसे पहला कार्यक्रम आप देखेंगे मुद्रा योजना है, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया। ठीक है, ये 3 तरह के जो भारत की योजनाएं थी जिससे क्या करा जा सके भाई कि नौकरी क्रिएट करी जा सके। ठीक है, स्वरोजगार को विकसित किया जा सके ताकि लोगों को जो है वो काम मिले। उद्देश्य क्या था, इन पहलों का लक्ष्य है कि हाशिए पर खड़े लोग जैसे अनुसूचित जाति जनजाति या और महिलाएं हैं सहित सभी वर्गों को क्या मिले, संवर्धन मिले, यानी सबको यह अपना विकास कर सके। जनसांख्यिकीय लाभांश, इन प्रयासों से भारत के युवाओं को, जिन्हें जननांकीय डिविडेंड कहा जाता है, विकास की प्रक्रिया से जोड़ा गया था। तो मेन था भाई युवाओं के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि भाई भारत में जो है आप देखेंगे युवा ज्यादा हैं और युवा बेरोजगार भी ज्यादा हैं, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए ऐसी बहुत सारी सरकारी योजनाएं चलाई जाती हैं ताकि वो स्वरोजगार को क्रिएट कर सकें और अपने लिए कुछ काम कर सकें। ठीक है ना, वो बेरोजगार ना रहें। कार्य अवस्थाएं, तो वर्किंग कंडीशन की बात करते हैं भारत में, तो कार्यस्थल की खराब अवस्थाएं अक्सर उन आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने का आधार होती हैं जिनका हम उपभोग करते हैं। यानी एक व्यक्ति अगर कार्यस्थल पर काम कर रहा है तो जरूरी सुविधाएं उसको मिलनी चाहिए। ठीक है ना, अच्छा जो वातावरण होना चाहिए, ठीक है ना, पानी पीने की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना, और एयर कंडीशनर होना चाहिए, ठीक है ना, हवा वगैरह वहां पे हो, तो ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। तो भारत सरकार ने कार्य की दशाओं को बेहतर बनाने के लिए कानून बनाए हैं, लेकिन उनका कार्यान्वयन एक चुनौती है। तो ऐसा नहीं कि भारत में इन सब नीतियों पर ध्यान नहीं दिया जाता, बहुत सारी नीतियां और कानून बनाए गए हैं भारत के अंदर मजदूरों के लिए, लेकिन उनका सही से क्रियान्वयन नहीं हो पाता, यानी उनको सही से लागू नहीं किया गया है आज की डेट में आप देखेंगे तो। खदानों में कार्य अवस्थाएं अगर आप देखें तो खदानों में कार्यरत लोगों की संख्या बहुत अधिक है। केवल कोयला खानों में आप देखेंगे 5.5 लाख लोग जो हैं आपको काम करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ कार्य की दशाएं जो होती हैं वो अत्यंत जोखिम भरी होती हैं, यानी 5.5 लाख लोग जो हैं वो खनन क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो दशाएं हैं वो बहुत ज्यादा जोखिम भरी हैं। कानूनी प्रावधान की बात करें तो कानून, पहले खादान एक्ट 1952 था, जिसे अब व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति कोड 2020 में शामिल किया गया है। ठीक है, नियम क्या है, यह अधिनियम
कार्य घंटों, अतिरिक्त घंटों के लिए अलग से भुगतान और सुरक्षा नियमों का पालन को स्पष्ट करता है। यानी अगर आप एक मजदूर से काम करा रहे हैं खदान में, तो भाई जितना काम करा रहे हैं उतना पैसा उससे देना है। अगर आप अलग से काम करवाते हैं, ओवर टाइम कराते हैं, वहां भी पैसा देना पड़ेगा। स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या होती है तो वो भी जो है उनकी जिम्मेदारी बनेगी, ठीक है, जो काम करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है गवर्नमेंट ने कानून में लिखवा दी गई हैं। नियमों के उल्लंघन और ठेकेदारी तो पालन अगर कहें तो बड़ी कंपनियों में इन नियमों का पालन होता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, उनमें इन चीजों को आप देखेंगे फॉलो किया जाता है। छोटी खानों और खुली खानों में नियमों का पालन नहीं होता है, लेकिन जो छोटे स्तर पर काम करवाते हैं, छोटी खदानें वगैरह होती हैं, वहां पर आप देखेंगे इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है। उपठेका, उपठेका की प्रवृत्ति बढ़ रही है, यानी ठेकेदार अक्सर मजदूरों को रजिस्टर ठीक से नहीं रखते हैं। इसमें वे दुर्घटना की स्थिति में लाभ देने से जिम्मेदारी से मुकर जाते हैं। यानी किसी व्यक्ति से काम कर रहे हैं तो उन्हें क्या करते हैं भाई, वो उनको रजिस्टर्ड नहीं करते हैं कि भाई ये कर्मचारी मेरे यहाँ काम कर रहा है। उसको डेली बेसिस पर लेकर आते हैं, ठीक है ना, और उसको दिखाते भी नहीं कि भाई ये हमारी संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और काम कर रहा है, बस उसे काम करवा लिया, ठीक है, एक रजिस्टर में अलग से साइन करवा लिए, और उसकी पूरी जिम्मेदारी भी नहीं ली जाती। अगर उसके साथ कोई घटना हो जाती है तो उसे ये कह दिया जाता है भाई ये तो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड ही नहीं है, ये हमारा एम्प्लॉय ही नहीं है, ठीक है। तो जिम्मेदारी से वो लोग क्या होते हैं, हट जाते हैं। पर्यावरणीय जिम्मेदारी का अभाव है। कार्य समाप्त होने पर कंपनी को गड्ढे को भरकर स्थान को पूर्ववत कर देना चाहिए, लेकिन वे ऐसा नहीं करते, जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है, ठीक है। यानी काम होने के बाद भी उस चीज को कवर नहीं किया जाता, जिससे बहुत सारे पर्यावरण नुकसान हो सकते हैं। स्वास्थ्य और सुरक्षा का जोखिम है। जैसे भूमिगत खानों की बात करते हैं, खतरा बाढ़, आग, सतह के हिस्से का धंसना, ये बहुत बड़ा खतरा होता है खानों में। स्वास्थ्य, गैसों के उत्सर्जन और ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस से संबंधित बीमारियां जैसे क्षय रोग या सिलिकोसिस जैसी बीमारियां जो है वहां पर एक आम बात होती हैं, ठीक है। तो ये वहां की जो बहुत बड़ी समस्याएं हैं भूमिगत खानों की। खुली खानों की बात करते हैं, खतरे, तेज धूप और वर्षा में काम करना, खान के फटने या चीजों के गिरने से चोट लग जाती है। दुर्घटना दर, भारत में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की दर अन्य देशों की तुलना में काफी ज्यादा है, क्योंकि सेफ्टी जो है उनको ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। बिना सुरक्षित तरीकों से लोगों से काम करवाया जाता है, जिससे बहुत सारी दुर्घटनाएं आप देखेंगे भारत में इन खदानों में हर साल होती रहती हैं। प्रवासी कामगारों की कार्यावस्थाएं, तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है ना। वो स्थानीय स्तर पर भी हो सकता है, ठीक है ना, राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकता है। तो कई उद्योगों में कामगार प्रवासी होते हैं और उनकी जीवन और कार्यावस्थाएं विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण होती हैं, क्योंकि भाई वो जिस जगह पे रह रहे होते हैं वहां पे लोगों को काम नहीं मिलता, तो वो ऐसी जगह काम की तलाश में जाते हैं जिनसे वो अपना जीवन यापन कर सकें। जैसे आप देखेंगे मछली संसाधन उद्योग में महिलाएं हैं तो प्रवासी कामगार हैं, तो अधिकतर तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल की एकल युवा महिलाएं जो इसमें आती हैं। कार्य की धारणा क्या है, इन युवा महिलाओं को आज्ञाकारी, विनम्र और डटकर काम करने वाली माना जाता है कि भाई ये बहुत विनम्र होती हैं और बहुत अच्छे से जो है काम करती हैं। आवास, 10-12 की संख्या में एक छोटे से कमरे में रहती हैं, कभी कभी तो पारी में रहती हैं। यानी कि भाई मछली संसाधन उद्योग में ये लोग महिलाएं जो हैं वो काम कर रही हैं, ठीक है। के रहने की जो कंडीशन देखेंगे आप बहुत बेकार है। जो महिलाएं हैं बहुत सभ्य होती हैं, बहुत अच्छे से काम करती हैं। इनको क्या किया जाता है भाई, एक ऐसा आवास दिया जाता है जहाँ पे 10 से 12 महिलाएं एक जगह पे रहती हैं, और यहाँ तक कि कई बार आप देखेंगे 12 घंटे कुछ महिलाएं रहेंगी, फिर वो चली जाएंगी, फिर 12 घंटे बाद दूसरी महिलाएं आती हैं, यानी इन कंडीशनों में इनको काम करना पड़ता है। ये महिलाएं कुछ स्वतंत्र और कुछ आर्थिक स्वायत्ता का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि महिलाएं जो हैं वो स्वावलंबी हैं, यानी वो अपने खुद के काम कर रही हैं, ठीक है ना। तो वो अपने लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है ना, और आर्थिक स्वायत्ता उनके अंदर, तो वो भी क्या कर रही हैं भाई, अपना खुद का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और अपने लिए काम कर रही हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिलती है। पुरुष प्रवासी की बात करते हैं, स्थिति, कई पुरुष भी अकेले प्रवास करते हैं, अविवाहित या परिवार को गांव में छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं। सामाजिक जीवन, इनके पास अ, सामाजिकता निभाने के लिए बहुत कम समय होता है। जो भी थोड़ा बहुत समय मिलता है वे अन्य प्रवासी कामगारों के साथ व्यतीत करते हैं। तो भाई सामाजिकता होती नहीं इनके पास, क्योंकि बेचारे दिन भर काम करते हैं, थक जाते हैं, रात में सोते हैं। जो आसपास के इनके दोस्त होते हैं, जो इनके साथी होते हैं, काम करने वाले होते हैं, उनके साथ ही ये बातचीत करते हैं या अपना मन बहलाते हैं। अलगाव और असुरक्षा, तो सामाजिक प्रभाव है, ऐसे राष्ट्र में जहां संयुक्त परिवार का हस्तक्षेप होता है। भूमंडलीकरण की अर्थव्यवस्था में काम करने वाले लोगों को अकेलेपन और असुरक्षा की तरफ धकेला जाता है। यानी भूमंडलीकरण ने क्या किया भाई, ऐसे क्षेत्रों में रोजगार विकसित किए हैं कि एक एक व्यक्ति जो है जिसकी भाई आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो अपने घर परिवार को छोड़कर, एक समाज को छोड़कर दूसरी जगह जाके काम करता है और अकेलेपन में जीवन जो है अपना व्यतीत करता है। और असुरक्षा का भी माहौल होता है, क्योंकि जब परिवार रहता है तो सुरक्षित महसूस होता है, और वहां पे उसके साथ कुछ हो जाए तो कौन देखने वाला है, ये भी एक बड़ी समस्या जो रहती है प्रवासी मजदूरों के लिए।
घरों में होने वाले काम, ठीक है। तो होम बेस्ड वर्क क्या है? घरों पर किया जाने वाला काम भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कार्य मुख्य रूप से अनौपचारिक क्षेत्र के तहत आता है और इसमें कार्यरत लोगों को अक्सर खराब कार्य व्यवस्था और कम वेतन का सामना करना पड़ता है। तो घरों में बहुत सारे लोग जो हैं वो हाथ से संबंधित काम करते हैं, ठीक है। और इन कामों को करने का अगर आप देखेंगे जो कंडीशन होती है, काम करने की कंडीशन वो उतनी अच्छी नहीं होती, वेतन भी बहुत कम मिलता है, ठीक है। होम बेस्ड वर्क की प्रवृत्ति क्या है? तो उत्पादन इसमें जैसे लैस बनाना हो गया, जरी या ब्रोकेड का काम हो गया, गलीचे हो गया, बीड़ियां हो गई, अगरबत्ती हो गई, तो ऐसे छोटे छोटे जो उत्पादन है एक घर क्षेत्र में काम किए जाते हैं। कार्यबल, ये कार्य मुख्य रूप से महिलाओं या बच्चों द्वारा किए जाते हैं। तो इसमें ज्यादातर आप देखेंगे जो काम करते हैं वो घरेलू स्तर पर वो महिलाएं और बच्चे करते हैं। कार्य प्रणाली क्या है? एक एजेंट जो होता है घरों को काम करने वालों को कच्चा माल पहुंचा देता है। कार्य पूरा होने पर एजेंट तैयार माल वापस ले जाता है। भुगतान की बात करें तो कामगारों को जो भी पीस है, यानी जो भी उन्होंने काम किया हुआ पीस रेट के हिसाब से पैसा दिया जाता है। यानी उन्हें कितने पीस बनाने हैं उस पर निर्भर करता है। तो जितने पीस वो बनाते हैं उस रेट पर उनको जो है वो पैसा मिलता है। बीड़ी उद्योग की कार्य श्रृंखला, तो एक एग्जाम्पल हम बीड़ी उद्योग के आधार पर समझ सकते हैं। तो बीड़ी उद्योग घरों पर होने वाले काम का एक विशिष्ट उदाहरण है जिसकी प्रक्रिया जंगल से शुरू होकर उपभोक्ता तक पहुंचती है, ठीक है। कैसे? तो प्रारंभिक चरण में क्या होता है? बीड़ी निर्माण की शुरुआत जंगल में तेंदू पत्ते तोड़ने से होती है। गांव वाले तेंदू पत्ते इकट्ठा करके जंगलात विभाग ठेकेदार को बेचते हैं। औसतन एक व्यक्ति प्रतिदिन 100 बंडल प्रत्येक 50 पत्ते तोड़ सकता है, ठीक है। तो ये नियम है। वितरण प्रणाली आती है इसके बाद। तो सरकार क्या करती है भाई? बीड़ी कारखानों के मालिकों को पत्ते नीलाम करती है कि भाई ये हम नीलाम कर रहे हैं, जिसको खरीदना है वो अपनी बोली लगाए और लेकर जाए। तो वो जो भी कारखानों के मालिक होते हैं वो बोली लगाते हैं और और उन पत्तों को ले लेते हैं। कारखाना मालिक के पास आता है तो ठेकेदारों को पत्ते देता है। तो ठेकेदार को जो है वो कारखाना मालिक जो भी है वो पत्ते देगा कि भाई आप इसको बनाओ। तो ठेकेदार इन्हें घर पर काम करने वाले मुख्यतः महिलाओं को देता है। उसके बाद एजेंट के द्वारा जो होता है ये घर घर तक जो है पत्ते पहुंचाए जाते हैं और महिलाओं को कहा जाता है भाई आप बनाएं। घर पर कार्य, महिलाएं पत्तों को गीला करके गोल करती हैं, पत्ते काटकर उनमें तंबाकू भरती हैं और धागे से बांधकर बीड़ी जो है वो तैयार हो जाती है, ठीक है। तो जब ये बीड़ी तैयार हो जाती है उसके बाद आगे की प्रक्रिया में क्या होता है? ठेकेदार बीड़ियां लेकर उत्पादक को बेचता है। उत्पादक बीड़ियों को पकाता है, सेकता है और ब्रांड लेबल लगाता है, ठीक है। फिर क्या होता है? फिर वितरण होता है इसका, यानी फिर थोक विक्रेता के पास जाता है, ठीक है ना। और वो थोक विक्रेता पान की दुकान तक जो है बीड़ी पहुंचाता है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे घर के काम का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो घर पे भी बहुत सारे काम किए जाते हैं। हड़तालें एवं मजदूर संघ, ठीक है। तो ये समझते हैं। देखिए, कामगारों के पास खराब कार्यदशाएं, कम वेतन और अन्य समस्याओं के खिलाफ विरोध करने के लिए हड़ताल और मजदूर संघ, ट्रेड यूनियन का सहारा लेने का अधिकार होता है। तो कई बार आप देखेंगे जो मजदूर होते हैं उनका शोषण होता है, ठीक है। उनको ज्यादा काम करवाया जाता है, उनको वेतन भी टाइम पे नहीं दिया जाता है, उन्हें बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या किया गया है भाई? बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। कई बार क्या होता है जो ट्रेड यूनियन होती हैं वो क्या करती हैं? अपनी मांगों को पूरा करने के लिए हड़तालें वगैरह भी करती हैं। हड़ताल और तालाबंदी क्या होती है? देखिए, हड़ताल जो होता है वो कामगार सामूहिक रूप से काम पर नहीं जाते हैं। यह खराब कार्यदशाओं के कारण लिया गया एक मुश्किल फैसला होता है। यानी कई बार क्या होता है भाई, जो मजदूर होते हैं उनको खराब कार्यदशाओं में काम करना पड़ता है, उनको उनका वेतन भी नहीं दिया जाता, उनके स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखा जाता है, जिसके लिए मजदूर क्या होते हैं? स्ट्राइक या हड़ताल करते हैं, यानी सामूहिक रूप से वो काम पर नहीं जाते हैं। तालाबंदी, तो व्यवस्थापक मालिक मिल या कार्यस्थल का दरवाजा बंद कर देते हैं और मजदूरों को अंदर जाने से रोकते हैं, ठीक है। तो जो भी यूनियन के लोग होते हैं वो क्या करेंगे? जो भी मिल होगी उस पर क्या कर देते हैं? वो ताला लगा देते हैं और कहते हैं भाई कि यहाँ पर अब काम नहीं होगा और मजदूरों को अंदर नहीं जाने देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है? तालाबंदी। मुंबई टेक्सटाइल मिल की हड़ताल 1982 एक हड़ताल थी। तो 1982 में मुंबई में टेक्सटाइल मिलों में हुई हड़ताल भारत के औद्योगिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसके दूरगामी परिणाम हुए, ठीक है। नेतृत्व, हड़ताल का नेतृत्व व्यापार संघ के नेता डॉक्टर दत्ता सामंत ने किया था। प्रभाव, लगभग 2.5 लाख कामगार और उनके परिवार प्रभावित हुए थे, यानी 2.5 लाख लोगों के जो है इस हड़ताल से जो लोग वो है प्रभावित हुए थे। मुख्य मांगे क्या थी इसमें? इसमें मांगे थी भाई कि बेहतर मजदूरी देनी चाहिए, अपने खुद के संघ बनाने की इजाजत होनी चाहिए कि भाई उनको मजदूरी अच्छी मिले, और अगर उनके कुछ मांगे हैं तो वो एक ट्रेड यूनियन बनाए जिसके तहत वो अपनी मांगे जो है मालिकों तक पहुंचा सके। परिणाम और समाप्ति, हड़ताल लगभग 2 सालों तक चली। परेशान होने के कारण लोगों ने धीरे धीरे काम पर जाना शुरू कर दिया जिससे हड़ताल समाप्त हो गई। लगभग 1 लाख कामगार बेरोजगार हो गए, ठीक है। यानी परिणाम कुछ नहीं निकला और नुकसान जो है वो ज्यादा हुआ। कामगारों का विस्थापन, तो बेरोजगार
कामगार वापस अपने गांव लौट आए, दिहाड़ी पर काम करने लगे। शेष कामगार आसपास के छोटे कस्बे जैसे भिवांडी, मालेगांव और इच्छल करंजी के बिजली करघा पावर लूम क्षेत्र में चले गए। ठीक है, यानी काफी समय तक भाई जब मांगे पूरी नहीं होती है, मजदूर जो होता है भाई वो अपनी मजदूरी पे जिंदा रहता है, अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वो हड़ताल कब तक चलाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं भाई, धीरे धीरे ये हड़तालें जो होती हैं वो कमजोर पड़नी शुरू हो जाती हैं, और लोग जो होते हैं अपने जीवन यापन के लिए अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के लिए निकल जाते हैं, और जो हड़तालें होती हैं वो धीरे धीरे क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं बिना किसी परिणाम के। मिलों का आधुनिकरण और भविष्य का संघर्ष। तो मालिकों की उपेक्षा, मिल मालिक आधुनिकरण और नई मशीनों पर निवेश नहीं करते हैं। तो भाई आधुनिकरण करने की कोशिश नहीं की जाती, उनको लगता है भाई जो भी मशीनें काम चल रहा है, मजदूर काम कर रहे हैं तो वो करते रहते हैं। तो मालिक कई बार क्या करते हैं भाई, उपेक्षा करते हैं आधुनिकरण की। भूमि का उपयोग, आजकल वे अपनी मिलों की जमीन को स्थावर संपदा व्यापारी, रियल एस्टेट या डीलर्स को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वह सुख सुविधा संपन्न बहुमंजिली इमारतें बनाई जा सकें। तो आजकल आप देखेंगे भाई आधुनिकरण ने एक नया ट्रेंड विकसित किया है, जहां पर भी औद्योगिकरण शुरू होता है वहां पर आप नगरीकरण की व्यवस्था देखेंगे, तो वहां के जो भी लोग होते हैं वो अपनी जो भूमि होती है उसको बेचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको अच्छी कीमत मिलती है। और इससे क्या होता है भाई कि जो वहाँ पे डीलर्स वगैरह होते हैं, व्यापारी वगैरह होते हैं, उन जमीनों को खरीदते हैं और बहुमंजिला इमारतें बनाते हैं। तो एक नई चीज जो आपको देखने को मिलेगी, और जिनके पास जो अपनी जमीनें बेचते हैं अच्छा उनको पैसा मिलता है, और उनको क्या भाई वो एक अच्छी जिंदगी जी लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आप देखेंगे शुरू हुई है। भविष्य का प्रश्न, इस कदम ने एक बड़ा सामाजिक और शहरी संघर्ष पैदा कर दिया है। मुंबई के भविष्य को कौन परिभाषित करेगा? क्या वे कामगार जिन्होंने इसे बनाया, या मिल मालिक या रियल एस्टेट डीलर जो इसे बदल रहे हैं? तो भविष्य का भाई प्रश्न है कि अब क्या होगा, क्या यहाँ पर काम चलता रहेगा, क्या और जो चीजें विकसित की जा सकती हैं, या चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, जो एक शुरुआत हुई थी वो सारी चीजें आगे चलेंगी या नहीं चलेंगी, या बड़े बड़े डीलर और रियल एस्टेट वाले आएंगे और यहाँ पर बिल्डिंगें और इमारतें बना दी जाएंगी, और जो काम से संबंधित चीजें हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। तो बहुत सारी जो भविष्य की भी चिंताएं हैं यहाँ पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट है तो जरूर करें।